न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट है इसका। हम लोगों को हाई स्कूल में भी था और बड़ा अच्छा लगता था ये स्टेटमेंट बोलने के लिए। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बात ये आती है, हम लोग इसको हमारे फाउंडेशन वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्शन रिएक्शन के बारे में। हम लोग उसको रिपीट करेंगे और फर्दर इलोबरेट करेंगे। हम लोग ये जो एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं, व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज रिएक्शन, तो एक्शन का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिंग फोर्स, जो फोर्स लगाया जा रहा है उसके बारे में बात होती है। और रिएक्शन का मतलब ये होता है रिएक्टिंग फोर्स, जो फोर्स इस एक्टिंग फोर्स की वजह से जो हम लोगों को दिख पड़ता है। देखिए जैसे हम लोग बात करें एक्शन और रिएक्शन की, अगर सिंपली हम लोग एक एग्जांपल ले लें एक ऐसी बॉडी की जो रुकी हुई है ऑन अ सरफेस, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो कर रही है, स्टेट ऑफ रेस्ट वाला। एक बॉडी हम लोग मान रहे हैं ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, तो क्या इसका मतलब ये है इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा? नहीं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस पे फोर्स तो एक्ट कर रहा है, एक फोर्स W दैट इज इक्वल्स टू mg। मतलब इसका वेट ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो बात ये आती है, ये अगर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो ये बॉडी जमीन के अंदर क्यों नहीं घुस जाती? तो फिर हम यहाँ पे बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिस इज एक्शन, बिकॉज ऑफ दिस एक्शन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स comes into picture and this and जिसको कि हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर कहीं पे वर्ड आता है नॉर्मल रिएक्शन, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं वेट के कारण आने वाला रिएक्शन फोर्स, और आया क्यों? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसका स्टेटमेंट है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान के चलिए जैसे अगर हम लोग एक और बॉडी ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूं इस बॉडी को मैं 5 न्यूटन से लेफ्ट हैंड साइड खींच रहा हूं, और अगर इसको मेरे को बैलेंस करना है, इस बॉडी को बैलेंस करना है, तो मेरे को इक्वल एंड अपोजिट 5 न्यूटन का फोर्स राइट हैंड साइड लगेगा। इक्विलिब्रियम बोला जाता है इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कैसे है। ये वाली जो कंडीशन है, यहां वाली जो कंडीशन है, दैट इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम। नीचे का जो फोर्स है वो ऊपर के फोर्स को बैलेंस कर रहा है या कैंसल कर रहा है। दिस इज एक्शन एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्शन ये जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट कम्स इनटू पिक्चर। आया क्यों? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेटमेंट। एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा ही होगा। अब हम अगर इसको कंक्लूड करना चाहें, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि फोर्स जो है वो सिंगल कभी नहीं आएगा, वो पेयर में आएगा। अगर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हर जगह लगता है, कहीं पे भी फोर्स लगाया और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लगा रहे हैं, तो एक फोर्स कभी नहीं होगा, वो पेयर में होगा, एक से ज्यादा। एक अगर फोर्स है तो दूसरा भी फोर्स वहां पे होगा ही होगा। ये एक बात आती है। फिर इसमें ये वाली भी बात आती है, अगर मान के चलिए मैं इसको बॉडी ए मान लू, इसको बी मान लू, या हम एक दूसरा डायग्राम बना ले जिसमें हम लोग बोल रहे हैं ये एक बॉडी जाके इस बॉडी से टकरा रही है, बॉडी बी से, तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन क्या होगा? ए जो है बी पे जो फोर्स लगा रहा है दैट इज एफ ए बी, मैं मान लेता हूं ए फोर्स लगा रहा है बी पे एफ ए बी, और बदले में बी जो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा दैट इज एफ बी ए। मतलब बी फोर्स लगा रहा है ए के ऊपर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे एंड अपोजिट होंगे। यहां पे ये जो निगेटिव साइन है ये बता रहा है अपोजिट डायरेक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग ये समझते हैं या ये बताते हैं कि फोर्स जो है वो कभी भी सिंगल नहीं होगा। अगर आप कहीं पे कुछ फोर्स लगाते हैं
तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा ही आएगा। हमारे डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग बात करें, सिंपली अगर मैं बात करूं कि मैं पंच मार के इस बोर्ड को तोड़ दूंगा, शायद ये बोर्ड टूट भी जाए, लेकिन अगर यहाँ पे वॉल है, मान के चलिए मैं ये बाजू वाली वॉल जो मेरे बाजू में आपको नहीं दिख रही है, इसको पंच मार के अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूं, तो अगर मैं इस वॉल पे धीमे से पंच मारता हूं, कहने का मतलब धीमा फोर्स लगाता हूं, तो मेरे हाथ में कम चोट लगती है। लेकिन अगर फुल फोर्स के साथ मैंने इस दीवार पे पंच मारा तो ये दीवार टूट जाएगी। नहीं, दीवार नहीं टूटेगी, मेरा हाथ टूट जाएगा। देखिए, हाथ इसलिए टूटा क्योंकि दीवार ने, इस वॉल ने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मेरे हाथ पे लगाया। और ये फोर्स लगाया क्यों? क्योंकि मेरे हाथ ने इस दीवार के ऊपर फोर्स लगाया। अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाते हैं तो इस दीवार का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो इस दीवार के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाता है, रिजिड बनाता है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ माय हैंड। इसलिए भले ताकत मैंने दीवार पे लगाया है, इसको तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन मेरा हाथ इसलिए टूटा क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस दीवार का ज्यादा मजबूत है, मेरे हाथ का, हमारे बॉडी का कमजोर होता है। इस वजह से मेरे हाथ की बोन्स, हड्डियां टूट जाएगी, मेरे को चोट लगेगी। बट बात वही आती है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जितना फोर्स मैं इस दीवार पे लगाऊंगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये दीवार मेरे पे लगाएगी। इसके जो हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं, बॉल वाला एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं इस बॉल को इस वॉल पे फेंक रहा हूं तो वो बॉल वापस आता है। बात आती है ये बॉल वापस क्यों आया? यहां पे भी यही वाली बात लगेगी, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, पेयर में फोर्स रहेगा। अगर कोई दीवार पे हम लोग बॉल फेंक रहे हैं तो ये जो बॉल है कुछ फोर्स लगा रही है इस दीवार के ऊपर या इस वॉल के ऊपर, बदले में ये जो वॉल है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा देगा इस बॉल के ऊपर, जिसके कारण वो बॉल वापस आएगा। जितना लगेगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा। तो फिर एक और बात आती है कि अगर जैसे मैं कोई बॉल को दीवार पे फेंकता हूं तो वापसी के टाइम पे वो थोड़ा सा कम, यानी अगर मैं इस डिस्टेंस से यहाँ पे फेंक रहा हूँ कुछ फोर्स लगा के, तो आई कैन फील जब वो वापस आया तो थोड़ा सा उसके ऊपर फोर्स कम हो गया। तो ये जो लॉस ऑफ फोर्स है, उसने आना उतने ही फोर्स से चाहिए, लेकिन बीच में वो जो थोड़ा सा कम डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका रीजन है कि दूसरे फोर्सेस, जैसे हम लोगों ने बात किया था फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात किया था, जो गैलीलियो ने हमको बताया था, उस वजह से वहां पे कुछ लॉस ऑफ फोर्स हो रहा है। अगर मैं बॉल ऊपर फेंक रहा हूं, मान के चलिए वो कुछ 10 मीटर की हाइट पे आज जा रहा है, फिर उसने आके बॉल ने वापस जमीन पे टकराया और फिर उसने वापस 10 मीटर की हाइट अचीव करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। वो 10 मीटर की जगह कुछ 7 या 8 मीटर तक ही ऊपर जाएगा, फिर जब वापस टकरा के फिर वापस जब ऊपर आएगा तो 4 या 5 मीटर पे ही जाएगा, धीरे धीरे बॉल अपनी जगह पे रुक जाएगा। एंड दिस इज बिकॉज कि ये जो फोर्स हमने लगाया है या ये जो अप्लाइड फोर्स हमने किया है, टकराने के बाद कुछ लॉस ऑफ फोर्स होता है, कुछ एयर फ्रिक्शन होता है, सरफेस के आपस के फ्रिक्शन होते हैं, जैसा हमने गैलीलियो वाले टॉपिक में पढ़ा था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर ना हो तो वो बॉडी कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन में मूव होते चले जाएगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं आसपास हम लोगों के पास फ्रिक्शनल फोर्स होता है, इसलिए वो इक्वल एंड अपोजिट हम लोगों को फील नहीं होता। बट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आइडियल कंडीशन की बात करें तो बिल्कुल रहेगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा ही अगर आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो। अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लें तो एक एग्जाम्पल हम बहुत पहले से हाई स्कूल से देखते आ रहे हैं, रॉकेट का। तो रॉकेट की अगर बात करें, रॉकेट क्या करता है? तो रॉकेट जो है ये फोर्स लगाता है अर्थ के ऊपर।
मतलब ये अर्थ को जो है ये पीछे ढकेलने की कोशिश करता है। बदले में ये जो अर्थ है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा देती है इस रॉकेट के ऊपर, जिसके कारण ये ऊपर उड़ जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इसके अलावा कुछ बात करें तो एक हम रिकॉइल ऑफ गन के बारे में बात करते हैं। अगर आपने कभी अगर गन यूज किया होगा, होपफुली किया होगा या नहीं भी किया होगा, तो उसमें क्या होता है, गन जो होता है जब आप उससे शॉट करते हैं, उसको फायर करते हैं, तो व्हाट विल हैपन, गोली जो है वो गन के ऊपर फोर्स लगाती है, गन जो है उसके ऊपर फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्शन और रिएक्शन क्या, तो ये जो ट्रिगर दबा के हम उस मैकेनिज्म में जो ट्रिगर दबाते हैं उस वजह से गन जो है वो गोली के ऊपर फोर्स लगाती है, बुलेट के ऊपर फोर्स लगाती है। बदले में बुलेट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा देती है गन के ऊपर। तो बुलेट तो जरूर बहुत हाई स्पीड के साथ सामने तरफ जाती है, लेकिन गन जो है ये वापस हमको एक झटका मारती है या रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और ये उतना ही फोर्स होता है जितना उस गोली के ऊपर या बुलेट के ऊपर लगा। लेकिन क्योंकि वो बुलेट जो है वो कम मास है, छोटा मास है, लेस मास है एज कंपेयर टू गन, इसलिए उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है और ये गन उतनी ही वेलोसिटी से वापस नहीं आता, बट उतने ही मोमेंटम से, जो हमने मोमेंटम के बारे में बात किया था, अभी अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जितना मोमेंटम उस बुलेट पे हमने लगाया है उतना ही इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम गन पे भी लगता है। तो ये जो है रिकॉइल मतलब ये जो गन हमारे बुलेट फायर करने के बाद वापस हमको झटका देती है, दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बहुत सारे आसपास जो है इस प्रकार के एग्जाम्पल देख सकते हैं। कहीं पे भी अगर कोई फोर्स लग रहा है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जरूर होगा, बिल्कुल होगा, और दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर हम कंक्लूड करें तीनों लॉ में हमने अभी तक क्या देखा, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट लॉ में हमने देखा था फोर्स नहीं लगाया तो क्या होगा, हमने वहां बात की थी एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सर्टेन एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स नहीं लगाया तो क्या होगा। दूसरे लॉ में हमने बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, जहां से हमने F इज इक्वल्स टू ma फोर्स का डेफिनेशन डिराइव किया था। F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स जो है ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन होता है। तीसरे लॉ में हमने ये डिस्कस किया फोर्स जो है वो हमेशा पेयर पे होता है, कहीं पे भी अगर कोई फोर्स लगाया जाता है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वहां पे जरूर आएगा। दिस इज अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।